नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 के दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की चौथी विधि का अध्ययन करेंगे। समीकरण निकाय हल करने की पहली विधि विलोपन विधि थी, जिसका वीडियो हमने देखा। दूसरी प्रतिस्थापन विधि और तीसरी वज्र गुणन विधि के वीडियो हम आपको भेज चुके हैं। चौथी विधि है समीकरण हल करने की आलेखीय विधि। इसको हम ग्राफ विधि भी कहते हैं। इसमें कोई एक समीकरण दिया है समीकरण निकाय 2x ऋण 3y बराबर 1 और x धन 4y बराबर 6। ये उदाहरण के लिए हमने एक समीकरण निकाय लिया है। अब इसको हम पूरी तरह से किस तरह से इसके हल करेंगे, इसके लिए हम एक समीकरण को लेंगे और उसके 3 बिंदु निकालेंगे। इसमें एक चर का मान हम अपनी ओर से रखेंगे तो दूसरा मान स्वतः समीकरण को हल करने पे निकलेगा। इस तरह से इनके 3 बिंदु निकालेंगे और उन तीनों बिंदुओं को ग्राफ के ऊपर प्रदर्शित करेंगे। ग्राफ की जो रेखाएं बनेगी, दोनों समीकरण की अलग अलग रेखाएं, वे जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेगी वह बिंदु इस समीकरण निकाय का हल कहलाएगा। तो देखिए हम इसका किस तरह से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे समीकरण नंबर 1। तो जो समीकरण दिया है उस समीकरण को इस तरह से 1 नंबर 2 नंबर देकर रख देंगे और लेंगे समीकरण 1 को हल करते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 को लेंगे, यह आ जाएगा 2x ऋण 3y बराबर 1। इनमें से किसी एक चर पद को हम ट्रांसफर कर देते हैं। यह आएगा 2x बराबर 1 धन 3y। ठीक है। अब चूंकि एक चर का मान, इसके साथ जो भी गुणांक होगा वो नीचे चले जाएगा और x बराबर 1 धन 3y बटे 2, ये एक फ्रेम प्राप्त हो जाएगा। अब हम y का मान अपनी ओर से लेंगे तो x का मान स्वतः निकल आएगा। तो इसके लिए हम एक सारणी तैयार कर लेते हैं, x के मान के लिए और y के मान के लिए, और यहां मान रखते जाएंगे। अधिक से अधिक 3 बिंदु निकालना है बस। अब देखिए सबसे पहले हम y का मान क्या ले लें। यहां सोचेंगे यदि y का मान 0 लेते हैं तो 3 शून्यम 0 हो जाएगा और 1 बटे 2 आएगा। तो हमें भिन्नात्मक संख्या नहीं चाहिए, पूरी पूर्णांक के रूप में, धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो y का मान 0 लागू नहीं होगा। अब हम यहाँ 1 रख के देखते हैं। y का मान 1 यदि रखते हैं धन 1 तो 3 एकम 3 और 1 4 बटे 2, यानी 4 2 से कट जाता है, तो यह मान लागू होगा। तो क्या ले लेंगे हम, माना कि बिंदु नंबर 1 माना कि y बराबर 1 लेने पर तो लेंगे हम, तो क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस, सॉरी, चूंकि हमारे पास दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1 प्लस 3y अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा, इसलिए इसी से लेंगे। अब यहां मान भरते चले जाइए। 1 धन 3, y का मान 1 बटे कितना आ गया 2। तो इस तरह से 3 एकम 3 यानी 1 धन 3 बटे कितना आ गया 2, यानी ये आ जाएगा 4 बटे 2। अब कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास x का मान निकल के आ गया 2। देखिए हमने y का मान लिया था 1, तो x का मान निकल के आया 2, x बराबर 2। y का मान 1 तो x का मान आ गया 2।
उसी तरह से अब बिंदु नंबर 2 लेंगे हम फिर से माना कि y बराबर क्या लेंगे, y बराबर, अब हमने पहले धन 1 लिया था, अब ऋण 1 रख के देखिए यहाँ पर, तो ऋण 1 रखेंगे तो ये ऋण 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 यानी ऋण 3 और धन 1 कितना बचेगा, ऋण 2, और ऋण 2 से कट जाएगा तो ये मान्य रहेगा। तो y बराबर ऋण 1 लेने पर तो क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 1 धन 3y बटे 2, तो फिर लेंगे इसको 1 धन 3y का मान ऋण 1 बटे 2, तो ये क्या आ जाएगा, 1 3 का गुणा इसमें करेंगे तो ऋण 3 बटे 2 यानी आ जाएगा ऋण 2 बटे 2, इससे कट जाएगा तो ये आएगा ऋण 1। यानी हमने y का मान लिया था ऋण 1, तो x का मान आ गया हमारे पास ऋण 1। y का मान ऋण 1 लिए थे तो x का मान भी ऋण 1 आया। यहां पर भी ऐसे लिखेंगे, y बराबर हमने लिया था 1, तो x बराबर आ गया हमारे पास में 2। इस तरह से बॉक्स के रूप में लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ये आ गया। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर y का मान हमने लिखा ऋण 1, तो x का मान भी आ गया ऋण 1। अब बिंदु नंबर 3 लेंगे, तीसरा बिंदु फिर से मान लेंगे, माना कि y बराबर, अब सोचिए क्या करें, y का मान हमने रे 1 पहले 0 देखे, 0 से चेक किया नहीं आया, 1 लिया, फिर ऋण 1 लिया, अब 2 लेके देखिए, 2 3 2 6 और 1 7, 7 2 से नहीं घटेगा, इसलिए 2 के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में नहीं आएगा मान। 3 लेके देखते हैं, 3 धनात्मक 3 ले लेते हैं, तो 3 3 9 और ये कितना आ गया 10, 10 2 से कटेगा, तो हम यहाँ y का मान कितना ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। y बराबर 3 लेने पर, तो y बराबर 3 लेंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 1 धन 3y बटे 2, तो फिर क्या आ जाएगा, ये 1 धन 3, y का मान कितना आ जाएगा अपने पास में 3 माना है हमने बटे 2, तो कितना आ गया 3 3 9, यानी 1 धन 9 बटे 2, यानी ये हो जाएगा कितना 10 बटे 2, 2 से कट गया, 2 पंचे 10, तो अपने पास कितना मान आ गया इसका, x का मान 5 आ गया, तो इसको हम लिख देंगे x बराबर 5। ठीक है, y का मान हमने कितना लिया, 3 लिया, तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके पहले समीकरण के 3 बिंदु प्राप्त कर लेंगे। ठीक, अब अभी हमने समीकरण 1 के 3 बिंदु प्राप्त किए थे, अब इसके पश्चात हम देखते हैं समीकरण 2 के 3 बिंदु प्राप्त करेंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 से ये लिखेंगे, और समीकरण 2 है x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। तो यहां से भी हम किसी एक चर को दूसरे पक्ष में ट्रांसफर करेंगे। अब देखना ये है कि जो जिसके साथ गुणांक लगा है उसको ट्रांसफर करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम इसको x को ट्रांसफर करते हैं तो फिर 4 नीचे आएगा, तो फिर हमारी विधि थोड़ी लंबी चले जाएगी। तो हम कोशिश ही करेंगे कि 4y को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, x बराबर 6 और 4y ऋण 4y, इधर का धन 4y इस तरफ गया तो ऋण 4y हो गया। अब हो गया, अब ये पूरा फ्रेम बन गया हमारे पास, इस फ्रेम में ही हमको मान रखना है।
y का मान रखते जाएंगे, x का मान निकलते जाएगा। तो क्या आ जाएगा बिंदु नंबर 1, माना कि y बराबर, अब यहाँ y बराबर 0 लेंगे, हमेशा मान लेना प्रारंभ आपको 0 से करना, 0 फिर 1 -1 2 -2 3 -3, इस तरह से आगे बढ़ते जाना है दोनों पक्ष लेते हुए। तो क्या आ जाएगा, माना कि y बराबर 0 लेने पर तो क्या आएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास है 6 ऋण 4y, 6 ऋण 4y, तो क्या आ जाएगा ये 6 ऋण 4y की जगह 0 बराबर क्या 4 0 0 यानी 6, इस तरह से प्राप्त होगा। फिर बिंदु नंबर 2, क्या 6 ऋण 0 यानी कि 6, तो हमने y बराबर 0 लिया था, तो x बराबर हमारे पास प्राप्त हो गया 6। एक सारणी बना लेते हैं इसके लिए भी, x और y के मानों के लिए अधिकतम 3 बिंदु हम निकाले। y बराबर लिया था 0, तो x का मान प्राप्त हो गया 6। अब फिर से लेंगे दूसरा बिंदु, माना कि y बराबर 1 लेंगे, 1 लेने पर y बराबर 1 ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x बराबर हमारे पास है 6 ऋण 4y, इसलिए क्या आ जाएगा 6 ऋण 4 कोष्टक में 1, क्या आएगा 6 ऋण 4 एकम 4 बराबर कितना बच जाएगा 2, यानी y बराबर हमने लिया 1, तो x बराबर हमारे पास प्राप्त आ गया, हो गया 2। मान भर लेंगे, x y का मान 1, तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया। तीसरा बिंदु लेंगे, अब बिंदु नंबर 3, माना कि y बराबर ऋण 1 लेने पर, चलिए तो हम ऋण 1 ले लेते हैं, तो x बराबर कितना है 6 ऋण 4y, तो क्या आ जाएगा 6 ऋण 4, y की जगह पर रखेंगे ऋण 1, तो कितना आ जाएगा 6 ऋण गुणित ऋण हो जाएगा धन 4 एकम 4, तो कितना आ गया ये 10, तो इसका मान आ गया 10, x बराबर, तो इसका भी मान हम यहाँ रखेंगे, हमने y बराबर लिया ऋण 1, तो x बराबर आ गया 10। तो इस तरह से हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 के 3 बिंदु प्राप्त कर लिया है। अब हम इन 3 बिंदुओं को ग्राफ पर प्रदर्शित करके इसकी इन दोनों समीकरणों की सरल रेखा खींचते हैं। ठीक है छात्रों, हमने अभी समीकरण 1 और 2 के 3 बिंदु प्राप्त किए। अब उन 3 बिंदुओं को हम इस ग्राफ पेपर के ऊपर में प्रदर्शित करेंगे। इस तरह से ग्राफ पेपर के ऊपर समीकरण 1 लिख देंगे, 2x ऋण 3y बराबर 1। समीकरण 1 के निर्देशांक दिए हुए हैं, xy बराबर 2 ऋण 1 और 5 3 जो प्राप्त हुए हैं। और समीकरण 2 x धन 4y बराबर 6 के निर्देशांक हमें xy बराबर प्राप्त हुए 6 0 2 1 और 10 ऋण 1। इसके लिए हम एक पैमाना मान लेते हैं कि प्रत्येक खाने के लिए हमने एक अंक गिना है, तो पैमाना xy अक्ष पर एक खाना बराबर एक अंक। ठीक है, हमने अभी अपने बोर्ड के आधार पर पैमाना लिया है, तो इसमें हम चलो दर्शाते हैं ये बिंदुओं को। पिछली 9th कक्षा में भी हमने चतुर्थांशों में बिंदुओं को दर्शाने के लिए
अध्ययन कर चुके हैं। तो इसमें सबसे पहला बिंदु है 2 1, यानी जो पहला मान है एक्स वाई बराबर जो जितने भी पहले मान है वो एक्स के मान है, और जो दूसरे नंबर के मान है वो वाई के मान है। एक्स का मान धनात्मक है तो धनात्मक एक्स की ओर चलेगा, और पहला मान यदि ऋणात्मक है एक्स का मान तो वो ऋणात्मक दिशा की ओर चलेगा। वैसे ही दूसरा मान यदि धनात्मक है तो वाई अक्ष पे ऊपर की ओर चलेगा वहीं से, और ऋणात्मक है तो वो वाई अक्ष पर नीचे की ओर चलेगा। ठीक है, तो हम इसको दर्शाते हैं 2 1, तो 2 जो है धनात्मक एक्स की ओर चलेगा, 1 2, और उसके बाद में y का मान है 1, धनात्मक ऊपर की ओर जाएगा। ये इस तरह से 2 और 1, ये यहाँ आ गए बच्चों, ये 1 और इधर 1 2 और 1, यहाँ पर हम लिख देंगे उनका मान, और इस तरह से बिंदु लगा देंगे, और यहाँ लिखेंगे 2 1। इस तरह से, ठीक है। अगला बिंदु है ऋण एक इधर, और फिर ऋण 1 नीचे की तरफ, तो ये बिंदु यहां प्राप्त हो जाएगा ऋण एक। तो इसको हम लिख देंगे ऋण एक, यहां प्राप्त हो गया बिंदु। और अगला है 5 3, तो 1 2 3 4 5, अब 3 यहीं से चलेंगे हम, 1 2 और 3, ये इस तरह से ये 3 के सीध से बिंदु प्राप्त हो गया है। तो इसको हम यहां पर लिख देंगे 5 3, और ये जब बिंदु प्राप्त हो गया है तो इसके लिए हम ग्राफ खींचेंगे इस तरह से, तीनों बिंदुओं से मिलाते हुए ग्राफ खींच देते हैं, सरल रेखा जो तीनों बिंदुओं से होकर जाएगी। ठीक है छात्रों, ये सीधी सरल रेखा चले गई, और इसका समीकरण है 2x ऋण 3y बराबर 1। तो इसके समीकरण को हम लिख देंगे यहाँ पर 2x ऋण 3y बराबर 1, समीकरण 1 की रेखा। अब उसी तरह से दूसरे समीकरण के बिंदुओं को दर्शाएंगे। 6, तो धनात्मक 6 यानी धनात्मक x की दिशा में चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, और दूसरा मान 0 है वो कहीं नहीं जाएगा, यहीं प्राप्त हो जाएगा। ये बिंदु कहलाएगा 6 0। इसके बाद का बिंदु है 2 1, 1 2 और 1, ये बिंदु यहीं प्राप्त हो गया है 2 1। ये ठीक है। अब इसके बाद में तीसरा बिंदु है 10 ऋण 1, 10 बिंदु गिनेंगे, एक एक्स अक्ष पे धनात्मक दिशा में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां आ गया, और ऋण 1 यानी नीचे की, ये बिंदु था। और देखिए ये तीनों बिंदु सीध से जो प्राप्त हुए हैं, इसको हम इस स्केल से मिला देंगे इस तरह से, और एक सरल रेखा इनसे होते हुए खींच देंगे। एक सरल रेखा प्राप्त हो गई, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं हम सरल रेखा को इस तरह। और ये समीकरण 2 की सरल रेखा जो तीनों बिंदुओं से होकर गुजरती है, और इसका समीकरण है
x धन 4y बराबर 6, समीकरण 2 की रेखा। तो इस तरह से हमें दोनों समीकरणों की सरल रेखा प्राप्त हो गई। हमने समीकरणों को उन रेखाओं पर लिख दिया है, समीकरण 1 समीकरण 2 की रेखा। अब चूंकि ये दोनों रेखाएं किसी न किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, और जिस बिंदु पर काटती है, कौन से बिंदु पर काटती है, 1 2 यहाँ पर, और इधर से 1 2 1 पे काटती है। यहाँ हम लिखेंगे चूंकि समीकरण निकाय 1 व 2 की रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2 1 पर काटती है, अतः समीकरण निकाय का हल x बराबर 2 एवं y बराबर 1 होगा। तो इस तरह से हम आलेखीय विधि से किसी समीकरण निकाय का हल यानी कि x और y के मान इस तरह से ज्ञात कर लेते हैं। यदि आपको ट्रिक्स के रूप में बताओ, यदि कंपटीशन एग्जाम में आए तो बिना ग्राफ बनाए भी आप इसका हल पता लगा सकते हैं। यदि हमने दोनों समीकरणों के बिंदु निकाला है 3 3 और उसमें कोई बिंदु उभयनिष्ठ प्राप्त होता है, देखिए आप उभयनिष्ठ मिल रहा है, यहाँ पर एक बिंदु 2 1 और यहाँ मिल रहा 2 1, इसका मतलब 2 1 पर ही दोनों रेखा एक दूसरे को काटेगी, तो हमारा इतना समय बच जाएगा। लेकिन ये न्यू टाइप के लिए यदि हमको पूरा गणित बनाने आता है तो हम पूरे ग्राफ के ऊपर इस तरह साफ सुथरे ढंग से बनाएंगे। तो छात्रों, यदि मेरे द्वारा पढ़ाई गई या इस तरह से समझाया गया गणित यदि आपको आसान और सरल लगता है तो आगामी वीडियो देखने के लिए इसको चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि इसी तरह के सरलतम ढंग से गणित समझाए हुए गणित आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद।